बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुरू कर रहे हैं। आप लोगों में से सब ने इंटरनेट तो यूज़ किया हुआ है, इसके बारे में तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है उसने किया या नहीं किया। जब आप इंटरनेट ऑन करते हैं, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आप अपने स्क्रीन आ गई सबके पास? जी बिल्कुल। जी, सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। पहला काम आप ये करते हैं। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद एड्रेस बार में हम उस वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं जिसको हमने ओपन करना है। www.google या जीमेल ही लगा लें, याहू ले लेते हैं, yahoo.com लिख के आप एंटर कर देते हैं। ये हमारे सामने पेज ओपन हो गया। इसको हम इंग्लिश में कर लेते हैं। यहाँ कहीं लैंग्वेज की ऑप्शन आती है। अच्छा, होता ये है, अभी ये क्या किया मैंने, सबसे पहले ब्राउज़र को ओपन किया। ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको कनेक्ट करता है बाकी सारी वेबसाइट्स के साथ, जो जहाँ जहाँ जो वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं पूरी दुनिया में, उनके साथ आपको कनेक्ट करता है। ब्राउज़र ऐसा सॉफ्टवेयर है। गूगल भी एक गूगल क्रोम जो है ये एक ब्राउज़र है। इसी तरह से और कई ब्राउज़र हैं। सफारी एक ब्राउज़र है, जो आईफोन यूज़ करते हैं उनको सफारी के बारे में पता होगा। इसके अलावा फायरफॉक्स, मोज़िला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन सबका काम एक ही है कि वो आपको कनेक्ट करता है इंटरनेट की वर्ल्ड के साथ, इंटरनेट की दुनिया के साथ आपको कनेक्ट करता है ब्राउज़र। हर वेबसाइट जो है उसके पीछे एक सर्वर होता है जहाँ पर उसकी वो वेबसाइट रखी होती है। उसको वेब सर्वर भी कहते हैं और उस वेबसाइट का होस्ट भी कहलाता है। वो एक सर्वर के ऊपर, एक वेब सर्वर के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स पड़ी हो सकती हैं। जो एक वेबसाइट आप सर्वर के ऊपर रखते हैं उसको कहा जाता है ये वेबसाइट उस सर्वर के ऊपर होस्ट हुई है। जब आप यहाँ पर ऊपर एड्रेस बार पे एड्रेस टाइप करते हैं वेबसाइट का, तो वो एड्रेस आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। सर्वर को ये बताया जाता है कि ये वाला एड्रेस जो है, इस एड्रेस को ओपन करना चाहते हैं हम, इस वेबसाइट पर इस एड्रेस पर क्या पड़ा हुआ है। वो सर्वर क्या करता है, उस आपकी जो रिक्वेस्ट गई होती है उस रिक्वेस्ट के बदले में आपको एक डिफ़ॉल्ट पेज, हर वेबसाइट का एक डिफ़ॉल्ट पेज होता है, जो सबसे पहला पेज ओपन होता है वेबसाइट का, उसको कहा जाता है ये डिफ़ॉल्ट पेज है। जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है किसी भी यूज़र की तरफ से, किसी भी क्लाइंट की तरफ से, कि फ़लाँ वेबसाइट है उसको ओपन करना है, तो वेब सर्वर का काम ये होता है कि उस वेबसाइट का जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो पेज उसको वापस सेंड कर देता है। क्लाइंट के पास वो पेज ओपन हो जाता है। जिस तरह अभी हमारे सामने ये ओपन हुआ, मैंने yahoo.com लिखा था तो मेरे पास यहाँ पे याहू ओपन हो गया। अब अगला काम, मैं याहू की मेल ओपन करना चाहता हूँ सपोज़, तो आप ये साइड पे कोने पे देखें, मेल का आइकॉन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, हमारी तरफ से एक और रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास कि यूज़र जो है इस वेबसाइट का वो वाला पोर्शन ओपन करना चाहता है जिसका तल्लक मेल के साथ है। तो उसने क्या किया, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट गई, उसने रिस्पॉन्स दिया। सर्वर की तरफ से हमें जो आता है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं, और हम जो सर्वर की तरफ भेजते हैं उसको रिक्वेस्ट कहा जाता है।
हमने इसको क्लिक करके उसको रिक्वेस्ट भेजी कि हमें मेल ओपन करनी है, उसको बताया कि हमने मेल ओपन करनी है। तो सर्वर ने क्या किया, उसके बदले में हमें लॉगिन पेज ओपन कर दिया। हमारे सामने लॉगिन वाला ये आ गया, ये ऑलरेडी साइन आउट है। तो यहाँ से हम जब दोबारा क्लिक करते हैं, ये मैं इसको साइन इन करना चाहता हूँ, तो अभी वो पासवर्ड पूछ रहा है क्योंकि पहले से मेरा यहाँ पे साइन इन हुआ था, वो मैंने साइन आउट किया हुआ था। अभी दोबारा साइन इन होना, वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लेता है। इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे बाद में। अच्छा, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया कि मैं अपनी मेल बॉक्स पे लॉगिन करना चाहता हूँ, फिर उसके पास रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास कि ये लॉगिन करना चाहता है, अपना मेल बॉक्स ओपन करना चाहता है। तो उसकी तरफ से जो रिस्पांस आया सर्वर की तरफ से, वो ये आया कि अगर मेल ओपन करना चाहते हैं तो अपना पासवर्ड बताएं। पासवर्ड बताएंगे तो आपकी मेल ओपन होगी, वरना नहीं होगी। ये सर्वर की तरफ से एक सिक्योरिटी है कि जब तक आप सही करेक्ट पासवर्ड नहीं देते, वो आपको मेल बॉक्स ओपन करके नहीं देगा, आपकी अगली इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक्सेस नहीं देगा, आपको वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना आपको अलाउ नहीं करेगा। ये हमारे और सर्वर के दरमियान जो ये कम्युनिकेशन हो रही है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर उसका रिस्पांस देता है। जब भी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे आप जाएं, जब आप किसी लिंक को क्लिक करते हैं तो आपकी तरफ से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, सर्वर उसके बदले में रिस्पांस करता है और आपको कोई ना कोई पेज आपके सामने ओपन कर देता है। अगर सर्वर के पास वो वाला पेज नहीं होता तो फिर सर्वर की तरफ से मैसेज, एरर मैसेज आ जाता है कि फ़ाइल नॉट फाउंड, या ऐसा वैसे होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन कभी एक बार ऐसा हो भी सकता है कि जिन्होंने वेबसाइट बनाई है उन्होंने कोई ऐसा लिंक दे दिया हो कि वो लिंक जिस फाइल के साथ लिंक है वो फ़ाइल वहाँ रखना भूल गए हों, और जब उस लिंक को क्लिक करे कोई यूज़र तो वो वाला आगे उसको फ़ाइल ही ना मिले सर्वर को कि ये फ़ाइल कहाँ पर है, कौन सी है। लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये हमारी और सर्वर की जो आपस में कम्युनिकेशन होती है, ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हम क्लाइंट हैं, वो सर्वर है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो उसके बदले में रिस्पांस देता है। अब अगली बात करते हैं। ब्राउज़र जो है ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको सिर्फ एक चीज़ आती है, एक लैंग्वेज उसको आती है और उसको किसी चीज़ का नहीं पता। अगर आप उस लैंग्वेज में उसको कोई चीज़ देंगे तो वो उसको ओपन कर सकेगा, अगर नहीं देंगे तो वो नहीं ओपन कर सकेगा। वो लैंग्वेज कौन सी है? वो लैंग्वेज है HTML, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है जी। ब्राउज़र जो है वो सिर्फ HTML को समझता है और किसी चीज़ को नहीं समझता। और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। टेक्स्ट तो आपको सबको पता होगा, टेक्स्ट लिखी हुई कोई भी चीज़ टेक्स्ट है। वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, इंग्लिश में है, अरबी में है, उर्दू में है, फ़ारसी में है, पंजाबी में है, किसी भी लैंग्वेज में है, जो लिखी हुई चीज़ है वो कहलाती है टेक्स्ट। और जब टेक्स्ट के साथ इमेजेस और लिंक्स शामिल हो जाते हैं तो ऐसे टेक्स्ट को कहा जाता है ये हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट जिसमें इमेज, साउंड भी उसमें होते हैं, इमेजेस, साउंड्स, वीडियोस और लिंक्स, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके जो बनता है उसको कहा जाता है ये हाइपर टेक्स्ट है। ठीक है जी। अब हाइपर टेक्स्ट को ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो है आपका इंटरनेट ब्राउज़र। गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है और बहुत सारे हैं। अब जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपने गौर किया होगा यहाँ शुरू में उसके HTTP लिखा हुआ आ जाता है। ये HTTP क्या है? ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो हाइपर टेक्स्ट सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है उस हाइपर टेक्स्ट ने हमारे पास आना है, हमारे कंप्यूटर पे उसने आना है
उस हाइपरटेक्स्ट को हमारे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने के लिए ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? आपने वैसे भी देखा होगा नॉर्मल ज़िंदगी में भी, जो प्रोटोकॉल होता है उसका काम होता है सिक्योरिटी फ्राहम करना, सिक्योरिटी देना। जैसे किसी मुल्क का सरबराह किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसको एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। प्रोटोकॉल में उसको पहले नंबर पे तो सेफ़ रखने के लिए होता है, दूसरे नंबर पे ये होता है, अब फ़र्ज़ करें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री में गया, अब उस कंट्री में किस किस रास्ते से कहाँ कहाँ जाना है उसको रास्ते तो नहीं पता प्राइम मिनिस्टर को, तो वो प्रोटोकॉल होता है जो आगे डिसाइड करता है कि प्राइम मिनिस्टर को सेफ़ली कौन से रास्ते से हम उसकी मंजिल तक लेकर जा सकते हैं। वो सेफ़ रास्ते का इंतखाब करना वो प्रोटोकॉल का काम होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि हाइपर टेक्स्ट ने सर्वर से आपके कंप्यूटर तक आना है, उसको यहाँ लाने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, HTTP। ये तकरीबन हर वेबसाइट से पहले आपको नज़र आएगा, और कुछ वेबसाइट्स के साथ आपको S भी साथ लिखा हुआ नज़र आता है। S का मतलब है सिक्योर्ड प्रोटोकॉल, यानी इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। ये भी उसी मकसद इसका भी वही है। HTTP और HTTPS दोनों का मकसद सेम है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपके हाइपरटेक्स्ट को, जो हाइपरटेक्स्ट सर्वर से ट्रांसफ़र हो रहा है आपके कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है जी। अब इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई मुश्किल काम भी नहीं है। किया यह जाता है कि जो भी टेक्स्ट हमने लिखना है, सिंपली टेक्स्ट जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं, और उस टेक्स्ट के ऊपर हम उसको मार्क कर देते हैं। मार्क किस तरह कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट जो है ये बोल्ड होगा, यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट जो है इसको इटैलिक करना है, यहाँ से यहाँ तक को अंडरलाइन करना है, यहाँ से यहाँ तक जो टेक्स्ट है इसका साइज़ बड़ा करना है, इसका साइज़ छोटा करना है, इसका कलर चेंज करना है, ये करना है, वो करना है। इसके लिए जो हम टेक्स्ट के ऊपर जो हम ये निशान लगाते हैं, मार्कअप करते हैं, टेक्स्ट को मार्कअप करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसको मार्कअप करने के लिए हम यूज़ करते हैं टैग्स, टैग बोलते हैं उसको। और सिंपल सा इसका मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। नोटपैड तो सबके पास होता ही है, नोटपैड खोल लें। ये नोटपैड खोल लिया जी। यहाँ पर हम एक छोटी सी फाइल बनाते हैं HTML की। HTML की हर फाइल जो है वो स्टार्ट होगी इस तरह, ये HTML स्टार्टिंग में उसके लिखा होगा, और ये एंगल ब्रैकेट इसको हम बोलते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, एंगल ब्रैकेट भी इसको कहते हैं। एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये चीज़ जो है ये कहलाती है टैग। और हर HTML का जो पेज है, हर HTML का जो फाइल है वो यहाँ पर क्लोज़ होगी। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, शायद कुछ लोगों को सही नज़र ना आ रहा हो, मोबाइल पे भी कुछ लोगों ने कनेक्ट किया होता है। लें जी, ये मैंने इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि सबको क्लियर नज़र आए। ये जो है इसको कहा जाता है, ये ओपनिंग टैग है HTML, ये HTML फाइल का ओपनिंग टैग है, और ये HTML का क्लोजिंग टैग है। यहाँ से HTML की फ़ाइल शुरू होगी और यहाँ पर HTML की फ़ाइल ख़त्म होगी। अब इसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर दो पोर्शन होते हैं। उन पोर्शंस को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, उसके लिए भी इसी तरह हम टैग यूज़ करते हैं। ये HTML का टैग है जो हमने यूज़ किया, जिसके ज़रिए से हमने बताया कि यहाँ से HTML का डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा है और यहाँ पर HTML का डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा है। इसके अंदर जो दो पोर्शन है वो क्या है? सबसे पहला है हेड, और हेड जहाँ ख़त्म होगा वहाँ पर हम लगाएंगे स्लैश हेड, सेम उसी की तरह।
और दूसरा पोर्शन जो है वो कहलाता है बॉडी। यहाँ से बॉडी का टैग शुरू हुआ, यहाँ पे बॉडी का टैग ख़त्म हो गया। अच्छा, इसमें कोई कैपिटल स्मॉल की तखसीस नहीं है, ये आप कैपिटल में लिखें स्मॉल में लिखें दोनों का एक ही मतलब है। HTML जो लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल में लिखेंगे फिर भी काम करेगा, स्मॉल में लिखेंगे फिर भी काम करेगा, अगर मिक्स करके लिखेंगे फिर भी काम करेगा। अच्छा, ये हमारा एक HTML का डॉक्यूमेंट बन गया। अब हमने इसको करना है सेव। सेव करने के लिए क्या करेंगे, आप Ctrl+S प्रेस करें नॉर्मली जैसे करते हैं। जब सेव का डायलॉग बॉक्स आए, इसमें सबसे पहले तो आप इसकी लोकेशन बताएं कहाँ सेव करना है इसको। मैं ई ड्राइव पे यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। उसका नाम मैं रख देता हूँ माई वेबसाइट। ठीक है जी, ये फ़ोल्डर खोला। इस फ़ोल्डर के अंदर हम ये वाली फ़ाइल सेव करते हैं। जब इस फ़ाइल को सेव करना है तो आपने ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ पे उसका फ़ाइल का नाम जो लिखना है ना आपने, मैं इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट, और .html इसके साथ ज़रूर लिखना है आपने, first.html। फ़ाइल का नाम देते वक्त एक चीज़ का ये ख्याल रखना है, फ़ाइल के नाम के साथ .html एंड पे ज़रूर लगाना है। दूसरा जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये रखना है कि ये फ़ाइल का नाम आपने इन्वर्टेड कॉमे के अंदर लिखना है, इन्वर्टेड कॉमे के अंदर लिखना है। इसको कर दिया सेव, सेव हो गया। अब देखते हैं कहाँ हमने इसको सेव किया था। हमने इसे सेव किया है ई ड्राइव के अंदर, माई वेबसाइट के नाम से फ़ोल्डर है ये। इसके अंदर ये देखें अपने आप इसके साथ आपको गूगल क्रोम का वो नज़र आ रहा है सिंबल। इसका मतलब जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये कहाँ ओपन होगा, ये ब्राउज़र के अंदर ओपन होगा। राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम। लें जी, ये ओपन हो गया, लेकिन ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, खाली आ रहा है। क्यों खाली आ रहा है? क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ किया ही नहीं है, कुछ करेंगे तो आएगा। ऊपर देखें जहाँ पे हम वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं वहाँ इस फाइल की लोकेशन लिखी आपको नज़र आएगी। ई ड्राइव है, ई ड्राइव के अंदर फ़ोल्डर है माई वेबसाइट और उसके अंदर फ़ाइल है first.html। ये फ़ाइल इस वक्त यहाँ पे ओपन है। अच्छा जी, अब इसको दोबारा मिनिमाइज़ करते हैं, नोटपैड पे वापस जाते हैं। अब इसके अंदर कुछ लिखते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज से गुड लक टू मी। लो जी, ये थोड़ा सा टेक्स्ट हमने इसके अंदर लिख दिया। अब इसको सेव करते हैं, फाइल सेव। दोबारा सेव एज करने, दोबारा नाम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले हमने जो सेव किया फर्स्ट टाइम उस वक्त इसको नाम दे दिया था। अब सिर्फ सेव करें, उसी के अंदर ही सेव हो जाएगा। अब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। ये अब यहाँ पे वो टेक्स्ट आया नहीं, इसलिए नहीं आया कि ये पेज, जब ये पेज ओपन हुआ, जब यहाँ पे फाइल ओपन हुई थी उस वक्त अभी हमने टेक्स्ट नहीं लिखा था। अब हमने उसके अंदर टेक्स्ट बाद में जाके लिखा है। तो जो बाद में चेंजेस हुई हैं उनको यहाँ देखने के लिए आपको ये पेज रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ये रिफ़्रेश का बटन है, इसको क्लिक करें, रीलोड करना पड़ेगा पेज, क्लिक करें। ये देखें जी, ये आपका पहला वेब पेज बन गया। जो वहाँ टेक्स्ट हमने लिखा था वो यहाँ आ गया। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आगे चलें। लो जी, अब ये जो हमने पेज बनाया है इसकी बैकग्राउंड का हम कोई कलर सेट करना चाहते हैं।
इसकी बैकग्राउंड पे कुछ कलर लगाना है। बैकग्राउंड वाइट आ रही है ना अभी, तो ये बॉडी का जो टैग है ओपनिंग टैग, इसके साथ ही आप यहाँ पे एंगल ब्रैकेट क्लोज होने से पहले यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। इसके साथ जो डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, टैग्स के साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस आती हैं, उन ऑप्शंस को कहा जाता है ये उस टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। इसका बॉडी के टैग का एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, आगे आप इन्वर्टेड कॉमे में कलर बता दें कौन सा करना है। बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन। दोबारा सेव किया इसको, कंट्रोल एस, दोबारा ब्राउज़र पे जाएं, इसको दोबारा से रीलोड करें, लें जी बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। एक और चीज़ यहाँ यूज़ होती है, कलर के नाम की बजाय ना ग्रीन, रेड, ब्लू, वाइट, ये सारे आप लिख सकते हैं, ब्लैक, सारे सारे लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कोड भी यूज़ होता है, हैश, इस तरह करके डिफरेंट कोड से आपको डिफरेंट कलर मिलेंगे। ये 5 की बजाय मैं 2 कर देता हूँ, फिर सेव किया, नाइन कर देता हूँ। ये आप देख लें खुद ही। अच्छा जी, ये तो हो गया बैकग्राउंड कलर। अब टेक्स्ट का जो कलर है वो भी मैं अपनी मर्ज़ी का रखना चाहता हूँ, तो इसके साथ ही आगे एक और एट्रीब्यूट है टेक्स्ट। टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ भी आप उसी तरह कलर बता दें, कौन सा कलर टेक्स्ट का देना है, येलो देना है। अच्छा, यहाँ जो कॉमन गलतियाँ होती हैं कि आप लिखते हैं लेकिन वो उसका रिज़ल्ट वहाँ नज़र नहीं आ रहा, वो कॉमन गलती ये होती है कि आमतौर पे आप या तो ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया, एंड पे क्लोज़ करना भूल गए, या क्लोज़ किया शुरू में नहीं लगाया, एंड पे लगा दिया, या बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि टैग की ये जो एंगल ब्रैकेट है आपने एक साइड पे लगा दी, दूसरी साइड पे लगाई नहीं। कॉमन एरर्स ये वाली होती हैं इसको बनाने के दौरान। और HTML जो है ये इतनी शरीफ ज़ुबान है कि जब आप इसमें कोई गलती करते हैं तो ये आपको कोई एरर मैसेज नहीं देता, सिंपली क्या करता है कि जो आपने जहाँ गलती की है वो हिस्सा काम ही नहीं करेगा बस। अच्छा जी, इसको भी मैं सेव करता हूँ। येलो कलर, टेक्स्ट का कलर येलो कर दिया, यहाँ आए, रिफ़्रेश किया, वाह जी वाह, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। अच्छा, एक और चीज़, हेड के अंदर भी आए थोड़ा सा। जब कोई वेबसाइट ओपन होती है, कोई पेज ओपन होता है, तो उसमें आपने देखा यहाँ ऊपर कुछ लिखा हुआ आता है, ये जहाँ first.html लिखा हुआ आ रहा है ना, ये टाइटल में, यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का कोई, तो उसके लिए आप हेड के अंदर आएंगे। हेड के अंदर होता है टाइटल, टाइटल का टैग है, और ये टाइटल ख़त्म हो गया, यहाँ से टाइटल शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हो गया। इसके दरमियान में जो टेक्स्ट आप लिखेंगे वो ऊपर टाइटल में आ जाएगा। माई फर्स्ट HTML पेज, ये टाइटल दे दिया। दोबारा सेव करें, फिर से यहाँ जाके देखें, रिफ़्रेश किया, ये देखें जी ऊपर चेंज हो गया, माई फर्स्ट HTML पेज, ये टाइटल इसका चेंज हो गया। अच्छा, अब इसमें कुछ हेडिंग्स देनी है,
हेडिंग्स के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जिस तरह बुक्स के अंदर भी अगर आप देखते हैं, सबसे पहला लेवल जो हेडिंग का है वो है चैप्टर का नाम। उसके बाद सेकंड लेवल पे आता है चैप्टर के अंदर जो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। एक चैप्टर के अंदर फ़र्ज़ करें 4 टॉपिक कवर किए हुए हैं, तो उन चारों टॉपिक्स की जो हेडिंग्स देंगे वो सेकंड लेवल पे होगी। फिर उस हेडिंग के अंदर एक टॉपिक है, उसके अंदर आगे फिर 3-4 पोर्शन हो सकते हैं, तो उसके अंदर वाले जो 3-4 पोर्शंस हैं उनको जो हेडिंग आप देंगे वो कहलाती है लेवल 3 की हेडिंग। इसी तरह डिफरेंट लेवल्स हैं हेडिंग्स के। यहाँ HTML के अंदर हमारे पास 6 लेवल्स हैं हेडिंग्स के, और जो फर्स्ट लेवल है उसको कहा जाता है H1। H1 का टैग ये शुरू हुआ और ये ख़त्म हो गया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्लोजिंग टैग और एंडिंग टैग अलग-अलग लाइनों पे लिखें। मसलन ऊपर जो मैंने टाइटल लिखा वो मैंने 3 लाइनों में लिखा। अगर मैं इसको इस तरह भी रख देता तो कोई मसला नहीं था। यहाँ भी लिख देते हैं दिस इज़ लेवल 1 हेडिंग। ठीक है जी, सेव किया, यहाँ पे आए, दिस इज़ लेवल 1 हेडिंग। ये आपको मैं सारे लेवल्स ही दिखा देता हूँ। ये 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। लें जी, इसको सेव किया, ये हेडिंग दीजिए। अब इसमें से कुछ हिसाब ने कुछ टेक्स्ट को बोल्ड करना है। ये फर्स्ट वेब पेज जो लिखा हुआ है, सिर्फ इतना हिस्सा, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, जैसे उसमें आप करते हैं वर्ड में। तो बोल्ड करने के लिए सिंपली जिस टेक्स्ट को आपने बोल्ड करना है उसके स्टार्ट में बी लगा दें, और जहाँ तक करना है वहाँ पे उसको बी को क्लोज़ कर दें। इसका मतलब ये बोल्ड हो जाएगा। सेव किया, यहाँ आके देखें, ये फर्स्ट वेब पेज बोल्ड हो गया। इटैलिक करना है तो आई, यहाँ एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है। अगर आप एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो टैग बाद में शुरू होगा वो पहले क्लोज़ होगा, जो पहले शुरू होगा वो बाद में क्लोज़ होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, सीक्वेंस याद रखना है। अब अगर इसको अंडरलाइन भी करना है तो इसके साथ ही यू भी लगा दें, यू। लेकिन इसकी कोई तखसीस नहीं है कि आपने अंदर बोल्ड लगाना है, बाहर इटैलिक लगाना है, बाहर अंडरलाइन लगाना है। आप जैसे मर्ज़ी इनको अरेंज आगे पीछे कर सकते हैं। सिर्फ इस सीक्वेंस का ख्याल रखना है, क्लोजिंग और ओपनिंग में सीक्वेंस का आपने ख्याल रखना है बस। इसका पहले बाद का कोई मसला नहीं है। आप चाहें तो यू की जगह बी लगा दें, बी की जगह आई लगा दें, आई की जगह यू लगा दें, जैसे मर्ज़ी इनको आगे पीछे करके यूज़ कर सकते हैं। सेव किया, दोबारा यहाँ आए, रिफ़्रेश किया, ये माई फर्स्ट पेज बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया और अंडरलाइन भी हो गया।
अच्छा जी, आपने एक करना है, पैराग्राफ बनाना है। तो पैराग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पी का टैग है, पी फॉर पी का मतलब पैराग्राफ। ये सारे काम हम कहाँ कर रहे हैं, बॉडी के अंदर कर रहे हैं। ये ख़ास ख्याल आपने रखना है। हेड के अंदर अभी हमने कोई काम नहीं किया, हेड के अंदर सिर्फ आपने एक टाइटल दिया, इसके अलावा कोई काम नहीं है। बाकी सारे काम जो हो रहे हैं बॉडी के अंदर हो रहे हैं, और मेन काम होता भी बॉडी के अंदर ही है। अच्छा, पैराग्राफ शुरू हुआ, यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज़ कर दिया। अब इसके दरमियान में कोई भी टेक्स्ट आपने लिखना है, किसी वेबसाइट से उठा लेते हैं, किसी पेज से। कोई भी उठा लें। ये एक आ गया, यहाँ से हम टेक्स्ट उठाते हैं। इसको यहाँ पे अपने पास पेस्ट कर देते हैं। ये क्या हो गया, ये फॉर्मेट पे जाएं, यहाँ पे रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है, इसको ऑन कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। ये सारे का सारा एक ही पैराग्राफ बन जाएगा। कंट्रोल एस सेव किया, यहाँ पर आ गए, रिफ्रेश, ये पूरा एक पैराग्राफ आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने, जब आप पैराग्राफ बना रहे हैं तो आप बेशक यहाँ दरमियान में जहाँ मर्ज़ी एंटर करके लिखें। वर्ड में तो होता है ना, जहाँ पे हम एंटर करते हैं वहाँ पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, आप जितनी बार चाहें इसमें एंटर करते जाएं। ये पैराग्राफ नहीं है। जहाँ पे आपका ये जो पैराग्राफ का टैग आपने यहाँ से ओपन किया, जहाँ ये जाके क्लोज़ होगा वहीं आपका पैरा ख़त्म होना है। दरमियान में चाहे जितने मर्ज़ी आप एंटर कर दें, जो मर्ज़ी कर दें। और एक और बात इसमें यह है कि एक से ज़्यादा स्पेसेस अगर आप देते हैं तो उसको HTML इग्नोर कर देता है। सपोज़ यहाँ देखें, ये ए टर्किश कोड लिखा हुआ ना, ए से पहले मैं 3-4 स्पेस दे देता हूँ, ये मैंने स्पेसेस दे दिए। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद पेज पे गए, यहाँ रिफ़्रेश किया, आपको यहाँ कोई चेंज नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जब आप ज़्यादा स्पेसेस देते हैं वो सिर्फ एक स्पेस को कंसीडर करता है, बाकी सारे स्पेस इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर हमें स्पेस देने की ज़रूरत पड़े तो फिर क्या करें, उसके लिए सिंबल एक यूज़ होता है, एम्परसैंड NBSP। ये कोड जो ये मैंने सेलेक्ट किया ना, ये लिखने से एक स्पेस आएगा। जितने स्पेस आपको चाहिए उतनी बार इसको कॉपी पेस्ट कर दें। कॉपी किया, पेस्ट 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 पेस्ट, मैंने 5 बार पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव करते हैं, दोबारा यहाँ आए, ये देखें जी शुरू में स्पेस आ गए हैं, 5 स्पेस। अब इस पैराग्राफ की मैं कोई सेटिंग अलग से करना चाहता हूँ। पैराग्राफ का जो ये टैग है इसके भी एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है अलाइन। अलाइन इज इक्वल टू
लेफ़्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, सेंटर हो सकता है। लेफ़्ट, राइट, सेंटर, ये आपने वहाँ वर्ड में भी पढ़ा है। तो अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको राइट कर देते हैं। तो अलाइन राइट करने से पैराग्राफ की सारी लाइनें राइट साइड से इक्वल हो जाएंगी। यहाँ राइट साइड से देखें आगे पीछे हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड से इक्वल हैं। ये लेफ़्ट अलाइन है बाय डिफ़ॉल्ट। रिफ़्रेश किया, मैंने अलाइन राइट किया था, देखें सारी लाइनें राइट साइड पे चली गई हैं, राइट साइड से इक्वल हो गई हैं। अगर आप सेंटर कर देते हैं तो दोनों साइडों से बराबर स्पेस छोड़ के सेंटर में आ जाएंगी। अच्छा, अब ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा, इस पैराग्राफ का मैं फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए फ़ॉन्ट का टैग यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट, फेस, इसका एट्रीब्यूट है फेस। फेस इक्वल टू, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट का नाम लिखेंगे, कौन सा फ़ॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखें, आप इसमें ही फॉर्मेट के अंदर जब फ़ॉन्ट पे जाएंगे ना, तो यहाँ आपको ये डिफरेंट पूरी लिस्ट नज़र आ रही है। इस लिस्ट में से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। ये फोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फोर्ट, FORTE। फेस इज इक्वल टू फोर्ट। साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है, साइज़ मैं बता देता हूँ 3। इसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, इसके अपने साइज़ हैं, ये साइज़ वर्ड के साथ मैच नहीं होते, वर्ड से डिफरेंट है। इसके 1 से लेकर मेरा ख्याल है 6 तक होते हैं, 6 तक या 7 तक होते हैं, इससे बड़ा साइज़ नहीं होता इसमें। अच्छा, साइज़ इज इक्वल टू 3। कलर इज इक्वल टू रेड। ये मैंने फ़ॉन्ट का टैग लगा दिया जी। अब ये शुरू हुआ है टैग, पैराग्राफ से पहले हमने शुरू किया है, वही सीक्वेंस आपने याद रखना है जो मैंने पहले आपको बताया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन में बताया ना, वो बाकी टैग्स में भी वो सीक्वेंस याद रखना है आपने। यहाँ पे हमने पैराग्राफ से पहले फ़ॉन्ट का टैग लगाया है, तो नीचे जब इसको क्लोज़ करेंगे तो पैराग्राफ के बाद करेंगे क्लोज़ इसको। सेव किया, यहाँ आए, वाह, लो जी, ये आपका पैराग्राफ पूरा फॉर्मेट हो गया आपके। अच्छा, और इसमें होती हैं, जिस तरह वर्ड में आपने यूज़ किए बुलेट्स और नंबरिंग आपने यूज़ की, यहाँ पर भी पेज के ऊपर आपने बुलेट्स और नंबरिंग की शक्ल में आपने चीज़ें लिखी हुई देखी होंगी कई जगहों पे, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको कहा जाता है, असल में वो लिस्ट कहलाती है। 2 तरह की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जो है उसके लिए बुलेट यूज़ होता है और ऑर्डर लिस्ट के लिए नंबर यूज़ होते हैं। फ़र्क क्या है दोनों का और किस तरह उनको यूज़ करना है। जहाँ से लिस्ट आपकी शुरू हो रही है वहाँ पे आप लिखेंगे, मैं ऑर्डर लिस्ट पहले बनाता हूँ, OL का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। ये शुरू किया और यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट को क्लोज़ कर दिया। ऑर्डर लिस्ट शुरू की और ऑर्डर लिस्ट हमने क्लोज़ कर दी। अब इसके अंदर पूरी लिस्ट बननी है। वो लिस्ट जो बनेगी, उस लिस्ट में एक लाइन जो आती है, एक, उसको कहा जाता है वो लिस्ट की आइटम है, लिस्ट आइटम। तो उसके लिए टैग यूज़ होगा
LI लिस्ट आइटम हार्ड डिस्क /LI। फिर इसी तरह आप इसको कॉपी कर लें, नीचे पेस्ट करते जाएं। जितनी भी आइटम्स आपने इस लिस्ट में शामिल करनी है, इस तरह लिखने के बाद कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चेंज कर दें। ये इसको किया सेव, यहाँ आते हैं, रिफ़्रेश किया, ये नीचे आपकी लिस्ट बनी हुई आ गई, ऑर्डर लिस्ट। अगर अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, सिर्फ इस OL को आप UL कर दें, अनऑर्डर लिस्ट, क्लोजिंग में भी और ओपनिंग में भी, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब सेव करेंगे तो अब इसके साथ नंबर की बजाय बुलेट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारी एक फ़ाइल हो गई सेव। ओके, अब मैं एक नई फ़ाइल लेता हूँ, इसकी जगह पे एक नई फ़ाइल ले लेते हैं, फाइल न्यू, वो गई। यहाँ पे दोबारा से हमें वो कोड लिखना पड़ेगा, HTML यहाँ हम एक और फाइल बनाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊँ, HTML की लर्निंग के लिए एक वेबसाइट है W3 स्कूल। ये W3 स्कूल बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक आपको ट्रैक दे दिया, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें खुद भी सीख सकते हैं। ये HTML होम, इंट्रोडक्शन, एडिटर, ये वो सारा काफ़ी कुछ है, बड़ा लंबा चौड़ा काम है। इसमें हम HTML को ज़्यादा डिटेल में आगे चल के नहीं पढ़ेंगे, बस आपको एक कॉन्सेप्ट देना है, उसके बाद हम इसको आगे किसी और चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। जी, सना ने हैंड रेस किया है, जी बोलें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये HTML की जो लिमिटेशन और इसके जो बेनिफिट्स हैं, वो सारा कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? मतलब इसको सीखने का क्या बेनिफिट है? आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो क्या आप चीज़ हम HTML को, बना सकते हैं? मैं बताता हूँ। HTML जो है ना, असल में ये है बेस है आपकी वेबसाइट्स की। जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं HTML के बगैर बन ही नहीं सकती कोई भी वेबसाइट। फिर HTML के साथ कंबाइन होती हैं डिफरेंट अदर टेक्नोलॉजीज़, जिसमें जावास्क्रिप्ट आ जाता है, एक CSS है और पाइथन भी इसमें आ जाती है, काफ़ी चीज़ें इसमें मर्ज हो जाती हैं। लेकिन बेस यही है HTML के अंदर वो मर्ज होती हैं। अगर HTML नहीं होगी तो वो भी इसमें काम नहीं कर सकेंगी। तो जितनी वेबसाइट्स आपको नज़र आती हैं, जितनी भी बनी होती हैं, सब के पीछे असल में HTML ही चल रही होती है। HTML के अंदर आगे बाकी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं।
ठीक है, ये जो सारा काम अभी आपको आज मैंने करवाया है, ये एक समझें कि आपकी एक सिर्फ एक बेस बनाई है। नोटपैड में हमने ये सारा कुछ किया है और इसके लिए मोस्टली नोटपैड को यूज़ नहीं किया जाता। ये सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए, आपको चीज़ें बताने के लिए कि कैसे पीछे वर्किंग हो रही है, उसके लिए किया सारा। मेरा ख्याल है यहाँ ख़त्म करें या कुछ और आगे करें? सर सफारी में भी सेम ये सारी चीजें इसी तरह से ही होती है? आपने जब HTML की फ़ाइल बना ली ना, उसके बाद आप उसको गूगल क्रोम पे ओपन करें, सफारी पे ओपन करें, मोज़िला पे करें, एज पे करें, सेम है। HTML ऐसी लैंग्वेज है HTML जिसको सारे ब्राउज़र समझते हैं। ठीक है, जब आपने HTML की एक फ़ाइल बना ली तो फिर आप उसको किसी भी ब्राउज़र पे ओपन करें, वो इक्वली काम करेगी। जैसे यानी एक पे करेगी वैसे ही दूसरे पे, वैसे ही तीसरे पे करेगी, सब पे सेम काम करेगी। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और जो बताने लगा था, यहाँ मैंने नई फ़ाइल बनाई थी। यहाँ पे अब हम एक नई फ़ाइल बनाते हैं। इस फाइल के साथ हम वो जो पहली फ़ाइल बनाई थी ना, उसको लिंक करेंगे। आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे, क्लिक हेयर टू ओपन। मैं चाहता हूँ जब क्लिक हेयर टू ओपन पे कोई क्लिक करे तो वो जो फाइल हमने पहले बनाई है ना, ग्रीन बैकग्राउंड वाली, वो वाली ओपन हो जाए। इसके लिए टैग यूज़ होता है ए का मतलब है एंकर। एंकर होता है कनेक्ट करने वाली चीज़ को एंकर कहते हैं। ऐसी डिवाइस जो कनेक्ट करती है चीज़ों, जैसे प्रोग्राम्स में होते हैं ना एंकर पर्सन, वो अवाम को कनेक्ट करते हैं उस बंदे के साथ जिसकी बातचीत कर वो कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर एट्रीब्यूट है href में आपने उस वेबसाइट, उस पेज का पाथ प्लस उस पेज का नाम बताना होता है जिसको आप लिंक करना चाहते हैं। मसलन मैंने पहली फ़ाइल जो बनाई थी उसका नाम मैंने रखा था first.html, और वो कहाँ पड़ी हुई है? मेरी ई ड्राइव में है, और ई ड्राइव के अंदर फोल्डर का नाम है माई वेबसाइट, और उसके अंदर फाइल है, उसका नाम है first.html। ये यहाँ तक मैंने क्या किया, एंकर का टैग ओपन किया है। यहाँ पर हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब इस फाइल को करते हैं सेव। सेव के लिए लोकेशन वही है, ठीक है। अब इसका नाम मैं रख देता हूँ link.html, इन्वर्टेड कॉमे के अंदर लिखा और इसको कर दिया सेव। ठीक हो गया। अब जाते हैं यहाँ पर। यहाँ तो पहले वाली फ़ाइल ओपन हुई है, मैंने इसको खोलना है। हमें पता है कि ये फ़ाइल इसी जगह पड़ी हुई है, इसी फोल्डर में इसी जगह पे पड़ी हुई है, लेकिन इसका नाम है फर्स्ट की बजाय इसका नाम है क्या? link.html। ये लिख के आप एंटर करें, ये लिंक वाली फ़ाइल ये आ गई। इसमें हमने सिर्फ लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू ओपन। जब आप माउस को इसके ऊपर लेकर जाएंगे, ये देखें जी हाथ का निशान आ गया जैसे आता होता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वो दूसरी फाइल ओपन हो जाएगी। ओपन हो गई। अब वापस उसी पेज पे जाना है तो यहाँ से आप बैक करें, जैसे आप वेबसाइट पे करते हैं। बैक किया, पीछे वाला पेज दोबारा आ गया, फॉरवर्ड किया, अगला पेज आ गया। ठीक है जी, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है।
अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं। नो क्वेश्चंस? नो सर, थैंक यू सो मच सर, सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलें, कल इंशाल्लाह हम इसमें थोड़ा टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल कैसे बनाते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा काम है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। खैर, हम यहाँ हैं, इंशाल्लाह बताएंगे, आपको सिखाएंगे। चलें जी, ख़त्म करते हैं फिर। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।